नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसके क्या मानदंड हैं। एक पदार्थ जो आनुवांशिक रूप से काम करे या आनुवांशिक पदार्थ कहलाए, इसके क्या मानदंड है। तो सबसे पहला उसका लक्षण होना चाहिए, गुण होना चाहिए कि उसमें प्रतिकृति का गुण होना चाहिए। प्रतिकृति या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? ऐसा पदार्थ जो खुद प्रतिकृति करे या अपने जैसा पदार्थ बना सकता हो। तो सबसे पहला गुण है प्रतिकृति का गुण उसमें होना चाहिए। दूसरा, ऐसा पदार्थ है वो रचना के आधार पर और संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और धीमा उत्परिवर्तन होना चाहिए। यदि बदलाव आते हैं तो धीमा उत्परिवर्तन होना चाहिए, जो कि विकास के लिए जरूरी होता है। और मेंडल के जो नियम हैं उनकी अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर सकता है या काम आएगा। और पता है सभी को, डीएनए और ये जो आरएनए है, ये दो पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम आते हैं। बात करें मनुष्य की, तो हमारे मनुष्य के अंदर है वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन हमने पहले पढ़ा है कुछ वायरस है जिसके अंदर आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जैसे टीएमवी और एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरस। इनमें क्या है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या रहेगा? आरएनए। यदि परीक्षा में सवाल आ जाए कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है, तो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस और एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स के लिए जिम्मेदार है। और सामान्यतः सभी जीवों के अंदर है वो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य क्यों करता है? क्योंकि उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, ये उसमें गुण पाए जाते हैं। खुद रेप्लिकेट हो सकता है और बिल्कुल स्थिर अणु है। इसके अलावा धीमे उत्परिवर्तन भी होते हैं, लंबे समय के बाद धीमे उत्परिवर्तन होते हैं, जो कि विकास के लिए जरूरी भी होते हैं। और मेंडल के जो नियम है, मेंडल के नियमों का यह पालन करता है। इस वजह से यह डीएनए वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर बात आई मेंडल की, तो मेंडल के बारे में बात कर लेते हैं। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। 1822 को इनका जन्म हुआ था। और यदि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल जो कि आनुवांशिक जनक है, ये निम्न लेवल का सवाल है। यदि 12th बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आधुनिक आनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है? बेटसन को कहा जाता है। और आनुवांशिकी का मतलब है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक एक ऐसी जीव विज्ञान की ब्रांच है जिसके अंदर हम वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाती है। तो हम बात करते हैं, मेंडल ने है वो आनुवांशिक कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। मेंडल ने जो 3 नियम दिए हैं, 3 में से 2 नियम तो एक संकर संकरण से संबंधित है। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंडल ने कितने नियम दिए? तो 3। अब एक संकर संकरण से संबंधित कितने नियम दिए? तो 2। द्विसंकर संकरण से संबंधित कितने नियम दिए? तो 1। इसका ध्यान रखना है। छोटा सवाल पूछ लिया गया, मेंडल के द्वारा एक संकरण से संबंधित कितने नियम दिए गए? तो संख्या होगी 2। मेंडल ने द्विसंकर संकरण से संबंधित कितने नियम दिए? तो 3। प्रश्न को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कई बार क्या है, हम वैसे ही पूरा प्रश्न पढ़ते ही मेंडल के नियम सबको पता है 3 है, लेकिन किस आधार पर दिए? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब देखो, एक संकर संकरण ये क्या बला है? एक संकर संकरण का मतलब है, यदि हम आनुवांशिकी का अध्ययन करें, यदि हम वंशागति का अध्ययन करें और किसी एक लक्षण को लेकर करें तो इसको हम कहेंगे एक संकर संकरण। यदि 2 लक्षणों को एक साथ लेकर अध्ययन किया जाए तो इसको हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। दोनों में अंतर समझ में आ गया। यदि एक लक्षण को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसको एक संकर संकरण कहा जाएगा। यदि 2 लक्षणों को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाएगा। अब एक संकर संकरण से संबंधित मेंडल ने 2 नियम दिए। पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब इस नियम में क्या होगा? प्रभाविता का नियम, इसमें यह होगा कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट होगा? प्रभावी लक्षण प्रकट होगा।
इसका मतलब अप्रभावी है वो F1PD में प्रकट नहीं होगा, इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यहीं पर ये पूछा जाए कि प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, तो प्रभावी लक्षण क्या है, वह लक्षण जो F1PD में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, वह लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होता है अप्रभावी कहलाता है। अब इस नियम में यदि बात करें तो जितने भी 3 नियम हैं, तीनों नियमों के अंदर अनुपात की बात करते हैं। एक अनुपात होता है लक्षण प्ररूप, दूसरा होता है जीन प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप क्या है, लक्षण प्ररूप का मतलब है कि पौधा है वो बाहर से दिखने में कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना या उससे जीन से कोई लेना देना नहीं है, पौधे की बाह्य संरचना कैसी है, पौधे का लक्षण कैसा है, लंबा है, बौना है, कैसा है, तो उसको तो हम कहेंगे लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप का मतलब है पौधे का जीन कौन सा है, उसमें कौन सा जीन है, तो जीन के आधार पर जो अनुपात प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे जीन प्ररूप, जिसे जीनोटाइप कहा जाता है। और लक्षण के आधार पर जो अनुपात प्राप्त होता है इसको लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहा जाता है। तो प्रभाविता का जो नियम है, प्रभाविता के नियम के अंदर जो लक्षण प्ररूप प्राप्त होता है सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे और 100%। और यदि हम जीन प्ररूप की बात करें तो इसमें जीन कौन सा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे कितने पौधे, 100% पौधे ऐसे प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से अनुपात भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार छोटा सवाल आ जाए प्रभाविता का जो नियम है इसका अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। अपवाद क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता नाम से स्पष्ट है कि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। F1PD में न तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और न ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो जाए तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, वो प्रभाविता के नियम का अपवाद है। दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम और युग्मकों के पृथक्करण का नियम, युग्मकों के विसंयोजन का नियम। एक ही बात है तीनों में, शुद्धता बोले चाहे पृथक्करण बोले चाहे विसंयोजन बोले, एक ही बात है। हम क्या करेंगे, युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। मेंडल के जो नियमों की बात करें तो F1PD के अंदर जो भी पौधे हैं उसका जो जीनोटाइप है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेंडल ने जो प्रयोग किया, सबसे पहले शुद्ध लंबे लिए और शुद्ध बोने पौधे लिए। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों में जब संकरण करवाया तो F1PD के अंदर कैसे पौधे प्राप्त हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। मतलब ये पौधे हैं तो लंबे, लेकिन कैसे हैं, संकर लंबे पौधे हैं। कैसे हैं, संकर लंबे पौधे हैं। अब देखो इसमें ये कैपिटल टी जो कि प्रभावी वाला गुण भी है, स्मॉल टी जो अप्रभावी लक्षण वाला भी है। लेकिन इससे जब ये तो कौन सी पीढ़ी हो गई, F1PD, इसके इस पौधों में आगे जब स्वपरागण करवाते हैं तो हमें जो F2PD प्राप्त होती है, जो F2PD प्राप्त होती है उसमें हम ये बात करते हैं कि युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। युग्मक अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं मतलब इसमें तो लंबे पौधे प्राप्त हो गए, बोने पौधे प्राप्त नहीं हुए, तो F2PD के अंदर जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ था पहले वो भी प्रकट होगा। इसका मतलब इसमें जो दो जीन हैं अलग अलग, ये बाद में पृथक पृथक हो जाते हैं, जीन पृथक हो जाते हैं, एलील पृथक हो जाते हैं, इस वजह से इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं, इस वजह से युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अब यदि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की बात करें तो लक्षण प्ररूप की बात करें तो लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे, अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1, जबकि इसमें बोंदे पौधे नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि F1PD में बोंदे पौधे नहीं थे, बावजूद इसके F2PD के अंदर बोंदे पौधे प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, जीन पृथक हुए और बोंदे पौधों का निर्माण हो गया। तो लंबे अनुपात बोने अनुपात आ जाएगा 3:1। जीन प्ररूप की बात करें तो इसमें जो पौधे हैं उसमें 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अनुपात 1:2:1। यदि सीधा सवाल आ जाए कि F2PD के अंदर लक्षण प्ररूप तो 3:1, जीन प्ररूप 1:2:1 याद रखना है। इस नियम के यदि अपवाद की बात करें, युग्मकों की शुद्धता का नियम, अभी हमने ये बात की कि मेंडल का जो नियम है वो कहता है कि युग्मक शुद्ध होंगे, युग्मक पृथक्करण होंगे, विसंयोजित होंगे और खुद का प्रभाव दर्शाएंगे। लेकिन हर बार इस नियम की पालना नहीं होती है। हर बार नियम की पालना नहीं होती है तो इसका अपवाद है सह प्रभाविता। क्या है, सह प्रभाविता।
अब सप्रभाविता में क्या है, सप्रभाविता के अंदर हम क्या करते हैं, जो रुधिर की वंशागति है, जो ब्लड ग्रुप है, रुधिर समूह है, इनकी वंशागति के बारे में बात करते हैं। तो इनके वंशागति की बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 से अधिक जीन पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुजीनी वंशागति भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, बहुजीनी वंशागति भी इसी को कहा जाता है। अब द्विसंकर संकरण की बात करते हैं तो द्विसंकर का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 लक्षणों को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। जब 2 लक्षणों को लेकर वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो तीसरा नियम निकल कर आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें क्या होगा, युग्मक स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं, मतलब 2 लक्षण हैं, एक लक्षण के जीन अलग है, दूसरे लक्षण के जीन अलग है, हम दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो इस जीन के लक्षण स्वतंत्र रहेंगे, इसके भी स्वतंत्र रहेंगे, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। 2 जीन भले ही वंशागति में साथ लिए हों, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो अलग अलग दिखाया जाएगा। अब यदि इसमें लक्षण प्ररूप की बात करते हैं तो 9:3:3:3:1 प्राप्त होता है, और जीन प्ररूप की बात करते हैं तो 1:2:4:4:1:1:2:1:1 और इस तरह से हम इसको याद करेंगे। तो ये लक्षण प्ररूप और ये जीन प्ररूप। एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, मेंडल के 3 नियम, कौन सा संकरण है, कौन सा इसका अपवाद है, और क्या इसका लक्षण प्ररूप है, और क्या इसका जीन प्ररूप है। जो ये मैटर लिखा गया इसमें ऐसे बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 से 3 अंक के सवाल है, 101% आने वाले हैं। अब इस नियम की बात करें, स्वतंत्र रूप से हमने बोला कि युग्मक स्वतंत्र जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो इसका अपवाद है सहलग्नता। तो सहलग्नता किसका अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है, या मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है। अब ये जो नियम है ये नंबर वाइज दिए गए हैं। सबसे पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। पूछा जाए पहला नियम कौन सा, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कौन सा, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, युग्मकों के विसंयोजन का नियम। तीसरा नियम कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले नियम का अपवाद अपूर्ण प्रभाविता, दूसरे नियम का अपवाद सहप्रभाविता, तीसरे नियम का अपवाद सहलग्नता। हम बात करते हैं प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। प्रतिकृति या रेप्लिकेशन किसे कहेंगे, डीएनए से डीएनए का निर्माण। सेंट्रल डोग्मा के बारे में पहले बात की थी, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। डीएनए ही एक ऐसा अणु होता है जो क्या करता है, खुद अपने जैसे अणु का निर्माण कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर एक ही ऐसा अणु है जो अपने समान दूसरा अणु है वो बना सकता है, और अपने समान नया अणु बनाना मतलब उसकी कॉपी करना, इसलिए उसको प्रतिकृति कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले डीएनए के 2 रज्जुक पृथक होंगे। जब ये 2 रज्जुक पृथक होंगे तो ये टेम्पलेट रज्जु के रूप में कार्य करेंगे, और जब 2 अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग होने के बाद में क्या होगा, पूरक रज्जुकों का उनके ऊपर निर्माण हो जाएगा या संश्लेषण हो जाएगा। और पूरक रज्जुकों का निर्माण होगा तो एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, बनने वाला जो नया डीएनए होगा उसमें एक रज्जुक तो पैतृक से आएगा, और एक रज्जुक का निर्माण है वो इस संश्लेषण के दौरान होता है। तो नए डीएनए के अंदर जो एक रज्जुक है वो पैतृक से आता है, और एक दूसरी रज्जु का है वो संश्लेषण होता है। इसको हम अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी मेथड। अब इसको प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक थे मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन इनोने 1958 के अंदर एक प्रयोग करके इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है। तो इन्होंने ई कोलाई जीवाणु लिया जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इस जीवाणु का संवर्धन इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाया, और इसमें कौन सा अमोनियम क्लोराइड के अंदर कौन सा नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 15 मतलब भारी नाइट्रोजन को लिया। कई पीढ़ियों तक इसका जब संवर्धन करवाया तो उस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार है उसमें ये भारी नाइट्रोजन है वो स्थापित हो गई। इस तरह से ये भारी डीएनए कहलाएगा। भारी डीएनए को फिर सामान्य डीएनए से पृथक करने के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। भाई अब ये जो भारी डीएनए है ये सामान्य डीएनए या हल्के डीएनए के साथ है, तो इसको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली, सोडियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण विधि। अब इनका संवर्धन हम सामान्य
अमोनियम क्लोराइड के साथ या हल्के नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, नियत समय अंतराल के बाद, मतलब नियत समय अंतराल का मतलब है जीवाणु कोशिका में कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी तभी तो उसमें डीएनए डबल होगा। तो वो नियत समय के बाद हम क्या करते हैं, डीएनए का निष्कर्षण करते हैं। हमने जीवाणु कौन सा लिया, ई कोलाई। तो ई कोलाई जीवाणु के अंदर जो नियत समय होता है कोशिका विभाजन का वो 20 मिनट का होता है। जीवाणु कोशिका के अंदर, ई कोलाई के अंदर हर 20 मिनट के बाद एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। तो उसमें क्या किया, डीएनए को हमने बाहर निकाला और संकर डीएनए उसमें मिला। उसमें संकर डीएनए मिला, संकर का मतलब है उसका एक सूत्र तो भारी वाला था और दूसरा रज्जु क्या वो हल्के वाला था। इस तरह से संकर डीएनए की हमें प्राप्ति हो गई। अब इस संकर डीएनए को पृथक करना है। अब संकर डीएनए को पृथक करने के लिए सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है। इस डीएनए को पृथक करने के लिए, मतलब भारी डीएनए को पृथक करने के लिए सोडियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि काम में लेते हैं। संकर डीएनए को पृथक करने के लिए सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझे तो ई कोलाई जीवाणु है, इसमें हर 20 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो हमने कई पीढ़ियों तक जो शुरुआत की, कई पीढ़ियों तक इसका संवर्धन करवाया। जब कई पीढ़ियों तक संवर्धन करवाया तो इस जीवाणु के डीएनए के अंदर भारी नाइट्रोजन स्थापित हो गई। इसके जो दोनों सूत्र है उनमें नाइट्रोजन है वो ये N15 और N15, मतलब भारी वाली नाइट्रोजन इसके अंदर समावेशित हो गई। अब इसके बाद में हमने इस जीवाणु को है वो सामान्य अमोनियम क्लोराइड के विलयन पर संवर्धित किया। अब यहाँ पर सामान्य नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, अब सामान्य है तो ये जो दो सूत्र है, जब ये डीएनए पृथक होगा तो ये एक सूत्र और ये दूसरा सूत्र। अब एक सूत्र के ऊपर, इस सूत्र के ऊपर है वो पूरक रज्जु का निर्माण हो गया और इसके ऊपर भी पूरक रज्जु का निर्माण हो गया। इस तरह से हमें जो F1PD प्राप्त होती है, F1PD, इसमें यदि हम देखें तो हल्की श्रृंखलाएं कितनी है, भारी श्रृंखलाएं कितनी है। तो हल्की कितनी है, 1 और 2, ठीक है। भारी कितनी है, 1 और 2, तो अनुपात 2 अनुपात 2 1 अनुपात 1 प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम F2PD की बात करें, यदि हम F2PD की बात करें तो F2PD के अंदर ये दो डीएनए, अब इन दो से कितने डीएनए बनेंगे, 4 डीएनए बनेंगे। तो ये जो डीएनए है इसमें एक देखो, एक रज्जु क्या है वो तो है भारी वाला, दूसरा रज्जु क्या है वो हल्के वाला है। तो यदि जनक से आने वाला हम बात करें तो इसमें एक तो ये जो भारी वाला है, भारी वाले से जब डीएनए बनेगा तो एक भारी है तो भारी आ जाएगा, बाकी है वो हल्के वाला, इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। तो एक तो ये बन जाएगा डीएनए। अब दूसरा इसका जो रज्जु है वो तो हल्के वाला ही है, तो वो हल्के वाला ही है तो बनने वाला भी सामान्य प्रकार का होगा। तो दूसरे डीएनए के अंदर दोनों रज्जु के वो सामान्य प्रकार के पाए जाते हैं, N14 और N14, इसमें N15 और N14, ये का ये बात है वो यहाँ होगी। इस तरह से यदि हम देखें F2PD के अंदर हल्की श्रृंखलाएं कितनी हैं, भारी श्रृंखलाएं कितनी हैं। हल्की श्रृंखलाएं कितनी हैं हम गिन के बता देंगे, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, 2 2 4 6, तो 6 हल्की है। भारी कितनी है, भारी 1 और 2, तो ये हो गई 2। अनुपात की बात करेंगे तो 3 अनुपात 1। इस तरह से मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोन ने यह समझाने का प्रयास किया कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्ध संरक्षी रूप से होती है और इस ई कोलाई जीवाणु के माध्यम से इन्होंने प्रयोगशाला के अंदर प्रमाणित करके बता दिया। हम बात करें रेप्लिकेशन की तो सबसे पहली बात आती है रेप्लिकेशन कब होता है। तो रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा और डीएनए से डीएनए का निर्माण कब होता है, कोशिका विभाजन के दौरान होगा। और कोशिका विभाजन के दौरान हमने पढ़ा है पहले, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्र चलता है और कोशिका चक्र के दौरान एक प्रावस्था आती है जिसको हम एस प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, एस प्रावस्था कहते हैं। इसको संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब ये जो डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होगा, इससे पहले हमने बात करी है कि ये अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है, जिसका मैथ्यू मेसेल्सन और स्टॉल ने प्रायोगिक सत्यापन भी किया। एक डीएनए है, ये डीएनए इसके 2 रज्जु के हैं। सबसे पहले क्या होगा, जगह जगह पर डीएनए का जो कुंडल है वो खुलता है। जैसे ही डीएनए का कुंडल खुलेगा तो 2 शाखाएं अलग हो जाती है, इसको प्रतिकृति द्विशाख कहा जाता है। अब ये कहां पर होगा, डीएनए के ऊपर कहीं कहीं कर प्रतिकृति के स्थल पाए जाते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, जिसको हम ओराई स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
ओराई स्थल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ओराई स्थल से होगी। ओराई पाया जाएगा तो ही प्रतिकृति होती है। तो इस तरह से क्या हुआ? प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण होता है। मतलब जो डीएनए की कुंडलन है, ये कुंडलन है वो खुलता है, इससे वो ऐसी एक प्रतिकृति द्विशाख संरचना का निर्माण होता। मतलब प्रतिकृति के दौरान डीएनए के जो दो रज्जु के पृथक हो जाएंगे और एक दो शाखाओं के रूप में बंट जाएंगे। प्रतिकृति के दौरान मुख्य जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए से डीएनए का जब निर्माण होगा या डीएनए के ये जो रज्जुक है इनके ऊपर जो डीएनए का निर्माण करेंगे वो एक ही दिशा में करेंगे, 5' से 3', 5' से 3' की ओर है वो जो पूरक रज्जुक बनेगा उसका निर्माण होगा या इस दिशा में उनका निर्माण होगा। परीक्षा में सवाल आ जाए पूरक रज्जुकों का निर्माण कौन सी दिशा में होता है? तो 5' से 3' की ओर होता है। अब ये जो डीएनए है इसकी ये दो शाखाएं अलग हो गई, तो ये शाखा है 3' से 5' और ये शाखा है 5' से 3'। अब देखिए अभी हमने बात की है कि इसका संश्लेषण है वो 5' से 3' दिशा में होगा। दिशा उसकी ये रहेगी, ऐसा नहीं है कि 5' से 3' वाले रज्जुक पर होगा, पर नहीं होगा। जो न्यू संश्लेषण होगा, जो नया संश्लेषण होगा उसकी दिशा ये रहेगी। अब 5' से 3' दिशा में संश्लेषण होगा तो ये संश्लेषण इस रज्जुक पर होगा। जो मूल डीएनए है प्रतिकृति द्विशाख के 3' से 5' वाले जो सिरे है इसके ऊपर पूरक डीएनए का निर्माण होगा या डीएनए के नए रज्जु का संश्लेषण होगा 5' से 3'। अब ये जो संश्लेषण हो रहा है ये रेगुलर होगा, ऐसे सतत, इसलिए इसको सतत संश्लेषण कहा जाता है। दूसरा, सबसे पहले संश्लेषण इस रज्जुक पर होगा, इसलिए इस रज्जुक को पूर्वगामी रज्जुक कहा जाता है। और प्रतिकृति के दौरान सबसे पहले प्रतिकृति यहां शुरू होती है या ये लीडिंग का कार्य करता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। दूसरा जो सिरा है ये 5' से 3' वाला, यहां पर जो संश्लेषण हो रहा है वो एक साथ नहीं हो रहा है, मतलब रेगुलर नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं असतत संश्लेषण। इसके बाद में इसका संश्लेषण होता है, इस वजह से पश्चगामी संश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो टुकड़े हैं इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ओकाजाकी, इसलिए इसको ओकाजाकी खंड कहा जाता है। और इस तरह से जो टुकड़े हैं, जो ये खंड है, इनको लाइगेज जो एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको है वो आपस में जोड़ दिया जाता है। और जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो जब प्रतिकृति समाप्त होगी तो उसके बाद में इसको है वो इस स्थान से कट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनुलेखन। अनुलेखन जिसे ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा का दूसरा पार्ट है। डीएनए से डीएनए का निर्माण हमने अभी पढ़ा, डीएनए से डीएनए का निर्माण है वो प्रतिकृतिकरण कहलाता है। अब यहाँ पर डीएनए से किसका निर्माण होगा? आरएनए का निर्माण होगा। हम ये कहें कि आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए की ओर स्थानांतरण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, मतलब डीएनए का जो एक रज्जुक है उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार जुड़कर आरएनए का निर्माण करेंगे। तो ध्यान रखना, डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, जबकि जब आरएनए का निर्माण होगा तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आरएनए का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? डीएनए के द्वारा किया जाएगा। तो डीएनए का वह खंड जो अनुलेखन का कार्य करता है या अनुलेखन क्रिया में भाग लेता है उसको अनुलेखन इकाई कहा जाता है। ध्यान रखना, डीएनए का ही खंड होगा। खंड किसका होगा? डीएनए का। बनेगा आरएनए, लेकिन खंड किसका? डीएनए का। तो डीएनए का खंड जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है अनुलेखन इकाई कहलाता है। डीएनए का खंड जो अनुलेखन में भाग ले अनुलेखन इकाई कहलाता है। इसके तीन भाग है, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। अनुलेखन इकाई के तीन भाग, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। इस क्रिया के दौरान जो मुख्य एंजाइम है वो होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस क्रिया का मुख्य एंजाइम है। अब देखो ये तीनों जो इकाई है, जो अनुलेखन इकाई है, इसके तीन जो भाग इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ये है उन्नायक, ये संरचनात्मक जीन और ये समापक। और ये डीएनए का, डीएनए के दोनों रज्जुक, एक 3' से 5' और दूसरा है वो 5' से 3'। अब देखिए इसमें जो 3' से 5' ये जो रज्जुक है इसको टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है, क्योंकि इस रज्जुक के अकॉर्डिंग नए आरएनए का निर्माण होगा। मतलब इस
रज्जु के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार है उसके पूरक नाइट्रोजन क्षार वाला क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आरएनए का निर्माण होगा। तो जिसके अकॉर्डिंग आरएनए का निर्माण होगा उसको टेम्पलेट रज्जु कहा जाएगा। और टेम्पलेट रज्जु किसको कहेंगे, 3' से 5' वाला जो रज्जुक है उसको टेम्पलेट रज्जुक कहा जाएगा। दूसरा जो रज्जुक है 5' से 3', इसको क्या कहेंगे, कोडिंग रज्जुक या कूट लेखन रज्जुक। अब यहां जो आरएनए बनेगा इसकी ध्रुवता इसके जैसी होगी, क्योंकि इसके ये जो रज्जुक है इसके विपरीत वाले नाइट्रोजन क्षार आरएनए में होंगे, तो इसके विपरीत वाले ऑलरेडी यहां पर है, लेकिन यहां पर डीएनए का भाग है इसलिए यूरेसिल नहीं है, थायमीन पाया जाएगा। तो जो ध्रुवता बनने वाले आरएनए के समान होती है उसको हम कोडिंग रज्जु कहेंगे, और ये रहेगा 5' से 3'। अब इसमें जो उन्नायक वाला भाग है, उन्नायक वाले भाग से कौन सा एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। इस क्रिया का मुख्य एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज है वो उन्नायक वाले भाग से जुड़ता है। अब ये उन्नायक वाला जो भाग, इससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कारक पाया जाता है जिसका नाम है सिग्मा कारक, और ये सिग्मा कारक क्या करेगा, अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ कर देगा। और इसके बाद जैसे जैसे देखो ये आरएनए इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और इसके ऊपर एक सिग्मा कारक पाया जाता है। अब ये सिग्मा कारक क्या करेगा, सिग्मा कारक अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ कर देगा। जैसे ही अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होगी उसी के साथ में जो 3' से 5' वाला जो सिरा है इसके अकॉर्डिंग आरएनए का निर्माण होगा, और उसके बाद में ये एक सिरा आगे बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते ये जब समापक वाले सिरे पर आता है तो समापक के सिरे पर एक रो फैक्टर पाया जाता है। मतलब यहाँ पर एक रो फैक्टर है जो क्या करेगा, अनुलेखन की क्रिया को समाप्त करता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये उन्नायक किस ओर होगा, समापक किस ओर होगा। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समापक है वो कूट लेखन के 3' सिरे की ओर पाया जाता है। ये कूट लेखन है, कूट लेखन का ये सिरा कौन सा, 3', ये सिरा कौन सा, 5'। तो कूट लेखन जो सिरा है इसका जो 3' सिरा है इस ओर समापक पाया जाता है, 5' की ओर उन्नायक पाया जाता है, और संरचनात्मक जीन है वो इसके बीच में पाए जाते हैं। इस तरह से वो अनुलेखन की क्रिया के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन और पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या होते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन और पॉलीसिस्टोनिक जीन, मोनोसिस्टोनिक जीन है वो यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। मोनो का मतलब एक, तो एक जीन है वो एक आरएनए का निर्माण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक जीन के द्वारा एक आरएनए का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको मोनो का मतलब एक जीन एक आरएनए का निर्माण करता है। इस तरह से सभी को पता है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक जीन एक आरएनए का निर्माण करेगा, तो इस प्रोसेस के दौरान या यूकेरियोटिक के अंदर कितने प्रकार के पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के आरएनए निर्माण के लिए इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो आरएनए का निर्माण करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है वो एमआरएनए का निर्माण करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो टीआरएनए का निर्माण करेगा। तो ये कंडीशन पाई जाती है यूकेरियोटिक जीवों के अंदर। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक ये कंडीशन पाई जाती है प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर। यहाँ पर एक पॉलीमरेज एंजाइम सभी आरएनए का निर्माण करता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं पाए जाते। अब इस तरह से जो आरएनए का निर्माण हुआ, आरएनए का निर्माण होने के बाद इस आरएनए के ऊपर कई असक्रिय खंड पाए जाते हैं, कई सक्रिय खंड पाए जाते हैं। जो असक्रिय होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। जो सक्रिय होते हैं ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। मतलब जो सक्रिय है ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इनको व्यक्तेक कहा जाता है। आगे व्यक्त होकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, और अंग्रेजी में इनको एक्सॉन कहा जाता है। तो इनको ये निष्क्रिय है, असक्रिय है, इसको अव्यक्तेय कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, और इनको इंट्रॉन कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमें आरएनए प्राप्त होता है उसके ऊपर इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं।
जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उनको इंट्रॉन कहा जाता है, जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं उनको एक्सॉन कहा जाता है, या जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उनको अव्यक्तेय कहा जाता है, जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं उनको व्यक्तेय कहा जाता है। अब हम बात करें जो यूकेरियोटिक जीवों में हमने अभी बात की है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। लेकिन ये जो एमआरएनए का निर्माण होता है ये यूकेरियोटिक जीवों के अंदर थोड़ा जटिल प्रोसेस होता है। जटिल प्रोसेस कैसे होता है कि सीधा एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो उससे पहले पूर्वगामी एक एचएसआरएनए का निर्माण होता है और ये विषमांगी आरएनए होता है। इससे बाद में 2-3 प्रकार की जटिल प्रक्रियाएं होती है जिससे वो एमआरएनए का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है इसको संबंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं, संबंधन कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बनने वाला आरएनए है उनमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खंड पाए जाते हैं। जो व्यक्तिक होते हैं वो तो प्रोटीन निर्माण में काम आते हैं, अव्यक्तिक होते हैं वो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते। तो ऐसे जो अव्यक्तिक वाले खंड होते हैं इनको आरएनए से बाहर निकालने की जो क्रिया है इसको क्या कहेंगे, संबंधन कहा जाता है। अव्यक्तिक खंडों को इसमें हटाया जाता है और अव्यक्तिक जैसे हट जाएंगे तो व्यक्तिक जो खंड है ये आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये कंप्लीट आरएनए वो क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस और काम करती है, एक होती है आच्छादन और दूसरी है पुच्छन। अब देखिए आच्छादन जो है ये 5' किनारे पर होती है और पुच्छन है वो 3' किनारे पर होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 5' किनारे पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जुड़ता है और इस सिरे को बाद में एम कैप कहा जाता है। और ये जो दूसरे वाला भाग है इसमें एडेनिन समूह के 200 से 300 अणु है वो स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं। एडेनिन समूह के कितने अणु जुड़ते हैं, 200 से 300 अणु है वो स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं और ये जो सिरा है ये ए टेल कहलाता है। अब इस तरह से जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो पूर्ण या सामान्य एमआरएनए होता है जो अनुवादन की क्रिया में भाग लेता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो सेंट्रल डोगमा जो थ्योरी है उस थ्योरी के तहत सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, थर्ड पार्ट आता है अनुवादन। इसमें अब क्या होगा, प्रोटीन निर्माण होगा और प्रोटीन निर्माण कैसे होगा, एमआरएनए इससे क्या बनेगा, प्रोटीन, इससे प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अनुवादन। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।